हेलो एवरीवन एंड टोटल इंग्लिश के एक नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं ग्रामर का ही एक और टॉपिक कराने वाला हूं जो कि है एरर करेक्शन। एरर करेक्शन क्लास 10th एग्ज़ाम जो कि आपका 2023 में आने वाला है, उसका जो लेटेस्ट पैटर्न है उस पर ये मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ। अभी तक जितने भी वीडियो मैंने बनाए हैं, चाहे वो ग्रामर से हो, चाहे लिटरेचर से हो, चाहे सोशल स्टडीज़ से हो, वो सभी आपका लेटेस्ट फॉर्मेट के ऊपर बेस्ड है। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देख रखे हैं तो सभी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप चाहे तो वहाँ से उसे देख सकते हैं। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो ये है हमारा पहला क्वेश्चन नंबर 1। आपको एग्ज़ाम में बिल्कुल ऐसा ही एक सेंटेंस दिया होगा और उसके नीचे इस तरह के कॉलम्स बने होंगे। तो कॉलम में आपको जो फर्स्ट कॉलम है इसमें आपको एरर को लिखना है, मतलब जो गलत वाला पार्ट है इस सेंटेंस का उसको आपको यहाँ पर लिखना है और फिर उसमें क्या करेक्शन होना चाहिए करेक्ट करके फिर आपको इस वाले कॉलम में फिल करना है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। द इनडिस्क्रिमिनेट रीड ऑफ नॉवेल्स इज़ इंजूरियस। पूरा सेंटेंस कहा जा रहा है, नोवेल के पढ़ने के ऊपर बात की जा रही है, लेकिन नोवेल पढ़ना इंजूरियस कैसे है? इंजूरियस मतलब हानिकारक, क्योंकि यहाँ पर इनडिस्क्रिमिनेट रीड की बात हो रही है। कैसा रीड? तो इनडिस्क्रिमिनेट मतलब बिना किसी ध्यानपूर्वक, हम लोग बिना सोचे समझे अगर कुछ पढ़ते हैं, ठीक है, बिना केयर किए, तो वो हमारे लिए मतलब हम सही मीनिंग को नहीं कंसिडर कर पाएंगे, तो वो मिस्टेक काउंट हो जाएगा। सही से मीनिंग हमें नहीं मिलेगा तो नोवेल का हमें पूरा का पूरा जो पर्पज़ है वो समझ में नहीं आएगा। ये इसका मतलब हुआ। ठीक है, तो अब हम लोग को यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे होना क्या चाहिए। तो इनडिस्क्रिमिनेट रीड ऑफ नॉवेल्स इज़ इंजूरियस, यहाँ पर जो आपका वर्ब है, वर्ब में मिस्टेक है, तो यहाँ पर जो रीड है ये रीड आपका एरर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमें बात की जा रही है नोवेल को कैसे पढ़ना है। यहाँ पर नोवेल पढ़ नहीं रहे हैं, मतलब समझिए ध्यान से, नोवेल को पढ़ नहीं रहे हैं, नोवेल को पढ़ने की बात हो रही है, मतलब इट इज़ नॉट द एक्शन इन दिस सेंटेंस। इसमें ये एक्शन नहीं है तो ये वर्ब नहीं है। ठीक है, तो वर्ब नहीं है तो ये अपने इसको यहाँ पर हम लोग को लिखना चाहिए था रीडिंग, READING। ठीक है, इस कॉलम में यहाँ पर हम लोग लिखेंगे रीडिंग। द इनडिस्क्रिमिनेट रीडिंग ऑफ नोवेल्स इज़ इंजूरियस, मतलब नोवेल को अगर इनडिस्क्रिमिनेटली हम लोग पढ़ते हैं तो वो हानिकारक होता है। अब यहाँ पर रीड था को हमने रीडिंग क्यों किया, तो समझिएगा यहाँ पर रीडिंग की बात हो रही है, ना कि कोई रीडिंग कर रहा है। ये तो आपको समझ में आ रहा है ना सेंटेंस पढ़कर, क्योंकि ये क्या है, एक जेरेंड है। ये देखिए एक्सप्लेनेशन में मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ये क्या है, ये एक जेरेंड है। तो जेरेंड में क्या होता है ना, हम लोग रीडिंग को कंसिडर कर रहे हैं, तो कोई भी वर्ब, जैसे कि रीड एक वर्ब है, रीड एक वर्ब है, इसमें हम लोग ING ऐड कर दिए तो रीडिंग हो गया। यूँ तो ऐसे रीडिंग का मतलब होता है कि पढ़ रहा है कोई, काम इनकम्प्लीट है, तो इनकम्प्लीट सेंस में हम लोग V4 लगाते हैं रीडिंग। लेकिन यहाँ पर मैंने कहा कि एक्शन तो हो ही नहीं रहा है, रीडिंग कोई कर नहीं रहा है। ऐसा तो नहीं लिखा ना कि कोई रीडिंग कर रहा है। तो अगर रीडिंग कोई कर नहीं रहा है लेकिन रीडिंग की सिर्फ बात हो रही है, मतलब इसे एज अ सब्जेक्ट हम लोग ट्रीट कर रहे हैं, एज अ नाउन ट्रीट कर रहे हैं। ठीक है, दिखने में वर्ब है लेकिन हम लोग कैसे ट्रीट कर रहे हैं, एज अ नाउन ट्रीट कर रहे हैं, उसे हम लोग कहते हैं जेरेंड। जेरेंड का यही कॉन्सेप्ट है कि वो दिखता है जो वर्ब की तरह, लेकिन होता क्या है, एक नाउन। तो इसे थोड़ा ध्यान से समझना। तो ये जेरेंड जो होते हैं ना, ये हमेशा ING फॉर्म में ही रहते हैं। ऑलवेज यू विल सी इट इन ING फॉर्म, जैसे कि रीडिंग, स्विमिंग, स्मोकिंग। बोलते हैं ना स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ, स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ। तो स्मोकिंग तो कोई कर नहीं रहा ना उस वाक्य में, बस स्मोकिंग की बात हो रही है। तो वहाँ पे स्मोकिंग में ING जो लगा हुआ है, वो स्मोक में जो ING लगा हुआ है वो एक नाउन है, ना कि एक वर्ब है। ध्यान रखिएगा इन सब बातों का। तो आई होप पहला क्वेश्चन आपको क्लियर होगा, रीड के जगह पे रीडिंग होगा, और एक्सप्लेन भी मैंने कर दिया है क्यों होगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है आई शैल हैव राइटिंग माई एक्सरसाइज बाय देन। आई शैल हैव राइटिंग माई एक्सरसाइज बाय देन, तब तक मैं अपना एक्सरसाइज लिख चुका होऊंगा, ऐसा कह रहा है। क्या कह रहा है? आई शैल हैव राइटिंग माई एक्सरसाइज बाय देन। बाय देन मतलब तब तक। तो पहली बात कि यहाँ पर भी ग्रामेटिकल एरर दिख रहा है कि जो शैल के बाद हैव लगाया गया है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर वर्ब 3 होना चाहिए था। ठीक है, शैल के बाद हैव लगा है तो शैल हैव, विल हैव। हमने पढ़ा है शैल कब लगता है, शैल विल कब लगता है, फ्यूचर टेंस में लगता है। और शैल के साथ हैव कब ऐड करते हैं हम लोग, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में ऐड करते हैं। कोई भी परफेक्ट टेंस जब होता है, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे वो पास्ट परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर हो, सभी में V3 का यूज़ करते हैं। V3 का मतलब जैसे से, सेड, सेड, गो, वेंट, गॉन, तो ये गॉन V3 है। उसी तरह राइट, रोट, रिटेन होना चाहिए।
V3 मतलब राइट, रोट, रिटन। तो इसका सही फॉर्म क्या होना चाहिए था? रिटन होना चाहिए था। तो यहाँ पर लेकिन क्या दिया हुआ? राइटिंग। तो एरर वाले कॉलम में हम लोग क्या लिखेंगे? राइटिंग लिखेंगे और यहाँ पर हो जाएगा रिटन। इज दैट क्लियर? एक्सप्लेनेशन भी हम देख लेते हैं फटाक से। ये यहाँ पे लिखा हुआ है यूज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कौन सा टेंस का यूज हुआ था? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर जिन्हें नहीं पता है यहाँ से देख लीजिए। ऐसे होता है सब्जेक्ट, फिर हैज़ या हैव, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद सेंटेंस बनता है। तो हमने यहाँ पे हैव यूज़ किया था, तो हैव के बाद V3 लिखा हुआ है। हैज़ लगाइए चाहे हैव लगाइए, V3 कंपलसरी है। तो राइट, रोट, रिटन। ठीक है, तो इस तरह से रूल्स को ध्यान में रखते हुए सॉल्व करना है। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? आई हैव डन माई एक्सरसाइज व्हेन हरीश केम टू सी मी। ध्यान से समझिएगा, आई हैव डन माई एक्सरसाइज व्हेन हरीश केम टू सी मी, मतलब मैंने अपना एक्सरसाइज कर लिया था जब हरीश मुझे देखने आया। हरीश केम टू सी मी, देखने आया, तो ये पास्ट टेंस है, कम नहीं लिखा हुआ, केम लिखा हुआ। ध्यान से टेंस को पहले पकड़िए, तो कम नहीं लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? केम लिखा हुआ है। इट मीन्स कम है V1 और केम है V2। तो ये आपका सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, इसे कहते हैं हम लोग सिंपल पास्ट। क्या है ये? सिंपल पास्ट। ठीक है, तो मतलब पास्ट टेंस की बात हो रही है। तो ये कॉन्सेप्ट है जिसमें कहा जाता है पास्ट टेंस में जब दो घटनाएं एक के बाद एक घटी हो। ठीक है, क्या मैं कह रहा हूँ, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। जब पास्ट टेंस में दो घटनाएं मतलब दो एक्शंस एक के बाद एक हुआ हो। ठीक है, जैसे हम लोग कहते थे ना, पढ़े होंगे पहले भी आप लोग कि डॉक्टर आने के पहले मरीज गुजर चुका था, मेरे आने के पहले ट्रेन जा चुका था, है ना, खुल चुका था। तो उसी टाइप का ये एक सेंटेंस है। तो यहाँ पर दो एक्शन हो रहा है। पहला एक्शन क्या हो रहा है कि उसका एक्सरसाइज करना कंप्लीट हो चुका था, और दूसरा एक्शन क्या था? हरीश ने उसे देखने के लिए वो आया था। तो अगर ये ऐसा कॉन्सेप्ट आता है तो इसके लिए एक सिंपल सा रूल है, मैं पहले बता दे रहा हूँ। इसके लिए सिंपल सा रूल क्या है कि एक सेंटेंस के पार्ट को हम लोग सिंपल पास्ट में रखते हैं। यहाँ पे V2 लगाया हुआ है तो ये सिंपल पास्ट में है। इट इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट, इट इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट। लेकिन जो दूसरा पार्ट ऑफ सेंटेंस रहता है वो क्या रहता है? वो पास्ट परफेक्ट में रहता है। स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा, क्या रहता है? पास्ट परफेक्ट में रहता है। बोलिएगा सर पास्ट परफेक्ट में रहता है, ये तो हम लोग याद हो गया कि एक आपने बोला सर सिंपल पास्ट में रहता है और एक पास्ट परफेक्ट में रहता है। तो सिंपल पास्ट में तो V2 लगता है, लेकिन पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर याद है आपको? पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर, फिर इसलिए मैं बोलता हूँ स्ट्रक्चर हमेशा दिमाग में रखना चाहिए। तो स्ट्रक्चर में यहाँ पे लिखता हूँ पास्ट परफेक्ट का, कहता है सब्जेक्ट प्लस हैड। ठीक है, पास्ट में हैज़ हैव का कोई लफड़ा ही नहीं है। हैज़ हो या हैव हो, कोई उसमें कन्फ्यूजन होगा ही नहीं, सिर्फ हैड लगाना है, हमेशा करेक्ट होगा। सब्जेक्ट प्लस हैड, देन V3, देन ऑब्जेक्ट। ये याद रखिएगा किसका स्ट्रक्चर होता है? पास्ट परफेक्ट टेंस का। तो मैंने कहा कि जब दो एक्शन एक के बाद एक हो तो एक एक्शन सिंपल पास्ट में रहता है और दूसरा एक्शन पास्ट परफेक्ट में रहता है। तो पास्ट परफेक्ट में यहाँ पर हैड होना चाहिए था, जबकि क्या दिया है? हैव दिया हुआ। दैट इज़ अ मिस्टेक। पूरा सेंटेंस मेरा पास्ट में चल रहा है तो हैव का तो कोई सवाल उठता ही नहीं है, क्योंकि ये दोनों जो ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं हैज़ या हैव, ये सिर्फ प्रेजेंट में हम लोग अप्लाई करते हैं, या फिर हैव तो फ्यूचर में भी लगता है, बट नेवर इन द केस ऑफ पास्ट, नेवर। सो इट मीन्स हैव इज़ द मिस्टेक, हैव इज़ द एरर। सो इन प्लेस ऑफ हैव व्हाट शुड यू राइट? You should write had, and I've already explained why. Now you can read the explanation as well here. Here it is written past perfect tense. Past perfect tense का ये स्ट्रक्चर था। कौन सा वाला केस था? जब दो एक्शन एक साथ प्लेस हो, एक के बाद एक काम हुआ फिर एक काम हुआ, तो हमने एक एक्शन को बताने के लिए सिंपल पास्ट लगाया और दूसरे एक्शन को बताने के लिए पास्ट परफेक्ट लगाया। क्या क्या स्ट्रक्चर था मैंने ऑलरेडी बता दिया। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is the wounded man was being helped by some boys. The wounded man was being helped by some boys. ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को, कुछ आपको देखने को मिल जाएगा मिस्टेक यहाँ पर मिला। The wounded man was being helped by some boys. Wounded man मतलब जो चोटिल व्यक्ति था, जो घायल इंसान था, उसे मदद मिली। किनकी मदद मिली? कुछ लड़कों की मदद मिली, some boys। तो एरर क्या है, इसको कैसे करेक्ट किया जाए?
तो देखिए ये जो आपका सेंटेंस है क्वेश्चन नंबर 4 का, ये मैं बता दूं पैसिव वॉइस में। एक्टिव पैसिव वॉइस आपने पढ़ा होगा, तो ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। देखिए ग्रामर में आप लोग को जो सिलेबस दिया गया है उसमें बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ने होते हैं, तो बात है कि अभी एक एक करके टॉपिक पढ़ने जाइएगा तो पूरा टाइम चला जाएगा। तो हमें टॉपिक्स को कैसे इम्प्लीमेंट करके किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा वो डायरेक्ट मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे अभी हमने पढ़ा एक क्वेश्चन वो टेंस से रिलेटेड था, है कि नहीं, तो टेंस को कैसे पूछ रहा है, उसी तरह एक्टिव पैसिव से कैसे पूछ रहा है ये मैं आपको बता रहा हूँ। यही सब आपको काम देगा, एग्जाम में भी ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। द वॉन्टेड मैन वॉज बीइंग हेल्प्ड होना चाहिए। ये जो बीन लगा है ना, ये बीन यहाँ पर गलत है, ठीक है, ये जो बीन लगा है ना ये एरर होगा, और इसके जगह पे यहाँ पे होना चाहिए था बीइंग हेल्प्ड। तो सर एक्टिव पैसिव कैसे पकड़ेंगे, तो वॉन्टेड मैन वॉज बीइंग हेल्प्ड बाय सम बॉयज़, इसको ऐसे लिख सकते थे ना कि सम बॉयज़ हेल्प्ड, सम बॉयज़ को भी आगे लगा सकते थे ना, सम बॉयज़ हेल्प्ड, है ना। लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है, वॉन्टेड मैन वॉज बीइंग हेल्प्ड, तो बीइंग हेल्प्ड हो जाएगा, ठीक है, उससे मदद मिली, ठीक है, वॉज बीइंग हेल्प्ड। तो यहाँ पर बीइंग हेल्प तो सही है, V3 तो सही है, लेकिन यहाँ पे बीइंग होना चाहिए था, BEING। एक बार इसको रूल को देख लीजिए, रूल क्या कहता है, सेंटेंस इज इन पैसिव वॉइस, ये पैसिव वॉइस में है, और पैसिव वॉइस में वही मैं बता रहा हूँ बीइंग के बाद V3 लगाते हैं, लेकिन V3 तो हेल्प लगा हुआ था, लेकिन वहाँ पे क्या दिया हुआ था, बीइंग दिया हुआ था, तो यहाँ पे इसे बीइंग कर दिया जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है, वॉज बीइंग हेल्प्ड। चलिए, तो यहाँ पर मैंने सभी क्वेश्चंस को आज करवा दिया, और उम्मीद है आने वाले जो वीडियोस होंगे उसमें मैं एक्सट्रैक्ट बेस्ड कुछ और क्वेश्चन पिक करूँगा। एक्सट्रैक्ट बेस्ड पर मैंने और भी ऑलरेडी क्वेश्चन बनाए हैं, जैसे कि पोएम का है, द बॉल पोएम, अमेंडा, ये सब आपको मिल जाएगा। सभी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, वहाँ से आप देख सकते हैं, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। एक्सट्रैक्ट बेस्ड जो है इस बार न्यू है। अच्छा, और अगर आपको एक्सट्रैक्ट बेस्ड के अलावा, क्योंकि एक्सट्रैक्ट बेस्ड पर मैं कुछ क्वेश्चन बना ही चुका हूँ, बट मैं सोच रहा था राइटिंग सेक्शन से कुछ कवर कर दूँ। तो अगर राइटिंग सेक्शन में आपको कुछ प्रॉब्लम है, डाउट है, लाइक उसमें लेटर है, उसमें जो 5 मार्क्स का आपका लेटर आएगा, और लेटर के साथ लेटर प्लस पैराग्राफ राइटिंग, ठीक है, एनालिटिकल पैराग्राफ, तो इन दोनों को मैं सोच रहा था कवर कर दूं। तो अगर आपको डाउट है या कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में लिखें, तो मैं पहले वीडियो इसी पे बना देता हूं, ठीक है, उसके बाद हम लोग एक्सट्रैक्ट फिर से करेंगे, ठीक है। सो आई होप आपका वीडियो, आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा आपको, और सभी कॉन्सेप्ट अच्छे समझ में आए होंगे। फिर भी अगर अच्छे से एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो इस वीडियो को एक बार और देखें, ताकि सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से याद हो जाएं, और आप चाहें तो एक और काम कर सकते हैं, जो कॉन्सेप्ट्स को मैंने डील किया उसे कॉपी में भी लिख सकते हैं, ठीक है, यू कैन ऑल्सो नोट इट डाउन। Thank you so much, students. We'll meet in the next video with a new topic. Bye.